Welcome back, students, again in my YouTube channel. Hope you are enjoying online study with me. It is the last part of this chapter. Then, in this part, we will study about some merits and demerits of LPG policy. It means good impact and bad impact on Indian economy. Let's start today's topic, an parcel of LPG policy. Briefly referred to as LPG policy, द टर्म इम्प्लाइज जो अपने पास एलपीजी पॉलिसी था, इसमें आपके पास तीन टर्म था, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन. एन ए पार्सल ऑफ एलपीजी पॉलिसी इम्प्लाइज जो ये था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपने पास था, और एन ए पार्सल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म वी कैन से इट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म. एक और इसका अदर नाम जो था एक्सपोर्ट प्रमोशन. इनवर्ड लुकिंग जो पॉलिसी था उसको आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नाम से जानते थे, एंड जो एलपीजी अपने पास पॉलिसी है इसको आप एक्सपोर्ट प्रमोशन के नाम से जानते थे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज अवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. लेट्स स्टार्ट सम मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी. Following observation highlight the merit of LPG policies. First, vibrant economy. First of all, what is the positive impact of this LPG policy on Indian economy? That Indian economy start showing that vibrant sign of vibrant economy. अब vibrant economy क्या होता है? एक ऐसा इकोनॉमी जिसमें जीडीपी ग्रोथ तेजी से होने लगता है. सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर जो है इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ने लगता है. दैट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलपीजी पॉलिसी ऐसा दिखाई दिया. तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, vibrant economy. Indian economy has definitely become more vibrant economy. Overall level of economic activities had tended up and indicated by GDP growth, जो कि GDP growth से होता है. Post LPG policies, the growth of GDP shot up as high 8% per annum. तो जैसे एलपीजी पॉलिसी आज से 8% तक का जो हमने ग्रोथ रेट था जीडीपी में इसको अचीव किया. So it is the merit of LPG policy. Second point, stimulant to industrial production. I already explained. After the implementation of LPG policy, जो इंडस्ट्री सेक्टर था, ये टर्सरी सेक्टर, इसका कंट्रीब्यूशन हमारे पास बढ़ने लगा जीडीपी में. इसमें हमारी आईटी जो इंडस्ट्रीज थी इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन लिया. और मेनली था आफ्टर 1991 जो इंडियन इकोनॉमी था इसका एक जो वर्ल्ड स्टेज पे जो वर्ल्ड मार्केट में जो रिकॉग्नाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ, ये इंडियन इकोनॉमी ने अपनी जो स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड वर्ल्ड मार्केट में किया ड्यू टू द एलपीजी पॉलिसी ही था. LPG policy have worked as the great stimulant to the industrial production in Indian economy. It is owing to these policies that IT industry in India has achieved global recognition. तो global recognition हमारी IT industry का हुआ, industrial sector का हुआ. So this is the second merit of LPG policy. The third one is a check on fiscal deficit. So the most appropriate reason to adopt LPG policy is that under inward looking policy the fiscal deficit were mounting up. उस टाइम हमारे जो राजस्व घाटा था वो लगातार बढ़ता जा रहा था. एंड इवन इन 1990s हमारे पास ओनली 10 to 15 डेज का जो एक्सपोर्ट का जो बिलिंग के लिए फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अप्रोक्सीमेटली वो वैनिश हो चुका था, गायब हो चुका था. सो थैंक्स टू द एलपीजी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, that it will cover. Now we have enough foreign exchange reserve. So let's study mounting fiscal deficit. अब fiscal जो deficit होता है ना, it is related to the government revenue and एक्सपेंडिचर पॉलिसी. जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो पॉलिसी हमारे पास होती है उससे रिलेटेड होता है. माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट हैज बीन अ सीरियस थ्रेट. ये एक हमारे पास बड़ा खतरा था टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का तो अंडर इनवर्ड लुकिंग काफ़ी सारे बैरियर थे. तो फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर पाती थी, और इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास इतना सरप्लस नहीं होता था कि वो इन्वेस्ट कर पाए. सो ड्यू टू द लैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट हमारे फिस्कल डेफिसिट बढ़ते जा रहे थे. From as high as 8%, 8.5% of GDP has been brought down
टू अराउंड 3.5। 8.5 वाला जो जीडीपी था 3.5 तक डाउन हो जाता था वो फिस्कल डेफिसिट के कारण। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एलपीजी पॉलिसी ने इसको रिकवर किया है। अब हमारे पास जो फिस्कल डेफिसिट है वो धीरे धीरे हमारे कवर होने लगे। जीडीपी हमारा 8.5 तक आगे तक बढ़ के गया। तो नंबर 4 पॉइंट आता है चेक इन इन्फ्लेशंस। इन्फ्लेशन मतलब होता है प्राइस राइज, या हम इसको महंगाई बढ़ना कह सकते हैं। व्हेन आवर इनकम डज नॉट इंक्रीज इन मैच टू द प्राइस राइज, हमारी इनकम अगर बढ़ जाती है फिर प्राइस राइज होता है, देन देयर इज नो इश्यू। बट अगर प्राइस बढ़ता जाएगा और हमारी इनकम स्टेबल रहेगी देन वी विल इन प्रॉब्लम। तो जो परचेजिंग पावर है हमारी करेंसी का वो कम होता जाएगा। तो owing to the great flow of goods and services in the economy, rate of inflation has been lowered. अंडर दिस पॉलिसी एलपीजी में ये जो इन्फ्लेशन का रेट था ये कहीं ना कहीं कंट्रोल रहा और कम होता गया। तो डेटा ये शो करेंगे इन द ईयर 2010-11 और 13-14 इन्फ्लेशन वाज इन द रेंज 6 to 9%। इन्फ्लेशन का रेट 6 to 9% रहा, मतलब महंगाई। For year 18-19 it is estimated 3.4%, पर 18-19 में ये 3.4% तक कम हुआ है, जो कि हम कह सकते हैं अंडर कंट्रोल सिचुएशन है। इट मे बी नोटेड दैट हाई इन्फ्लेशन लीड टू राइज इन इंटरेस्ट रेट। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप कभी भी बैंक से पैसा लेके इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिजनेस में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, इम्प्लाइंग अ राइज इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ता है। अकॉर्डिंगली ग्रोथ रेट इज एडवर्सली इम्पैक्टेड, इससे आपका जो ग्रोथ रेट है उस पर नेगेटिव असर पड़ता है। सो प्राइस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये कंट्रोल में रहना ही चाहिए, और जो कि एलपीजी पॉलिसी से पॉसिबल भी हुआ है। नंबर 5 कंज्यूमर सोवर्गनिटी। कंज्यूमर सोवर्गनिटी अंडर एलपीजी पॉलिसी कंज्यूमर काफ़ी जो सोवर्गनिटी है बहुत ज़्यादा हाई हुई है, कंज्यूमर को टॉप प्रायोरिटीज पे रखा है। एंड यू कैन सी टुडे द मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्शन यूनिट है, बड़ी बड़ी जो नई कंपनीज हैं वो क्या कर रही है, कंज्यूमर को प्रायोरिटी दे रही हैं। दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जो भी ऑनलाइन शॉपिंग हो या मॉल में, अगर आप किसी बिग मॉल में जाते हैं देन यू हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट, इट इज योर चॉइस आप किसको सेलेक्ट करेंगे। बट अंडर इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी का ना वी हैव फ्यू प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट थे हमको उसी के साथ जाना पड़ता था। कंज्यूमर हैव नो वाइड रेंज ऑफ चॉइस, बट अंडर एलपीजी पॉलिसी नाउ कंज्यूमर हैव वाइड रेंज ऑफ चॉइस। दिस इज नोन एज कंज्यूमर सोवर्गनिटी। लेट्स स्टडी द पॉइंट। Consumer sovereignty has expanded over time. This is evident from the fact that the large variety of goods and services from the diverse global market are now within the easy reach of buyer. अब जो जो ग्लोबल मार्केट से जो भी कंज्यूमर गुड है, वेदर इट इज कंज्यूमर गुड, कैपिटल गुड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गुड्स है, तो ये इजीली डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल है, बिकॉज ऑल द बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शंस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थे वो रिमूव कर दिए गए। प्रोड्यूसर आर वाइडली रेस्पॉन्डिंग टू द कंज्यूमर चॉइस एंड प्रेफरेंसेस। अब आपने देखा होगा कस्टमर केयर बने हुए, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी बिग कंपनी देन यू कैन इजीली कॉल टू द कस्टमर केयर, वो आपका हेल्प वहाँ कर देते हैं। तो मतलब कस्टमर को टॉप प्रायोरिटी पे रखा गया। कॉन्सिक्वेंटली ओवरऑल लेवल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड एंड टेंडेड टू राइज, इम्प्लाइंग एन ओवरऑल राइज इन द वेलफेयर स्टेटस ऑफ पीपल। तो ये लोगों के वेलफेयर स्टेटस को काफ़ी केयर करता है। दैट इज वाई कंज्यूमर सोवरेनिटी इज द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ एलपीजी पॉलिसी, इट इज अ मेरिट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। नंबर 6 अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी पहले बताया था अंडर इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओनली 15 डेज के पेमेंट के लिए बचा हुआ था, बट thanks to LPG policy now we have enough foreign exchange reserve. Depletion of forex reserve, अब जो फॉरेक्स है ये फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। फॉरेक्स रिजर्व वाज वन ऑफ द कंपेलिंग रीजन फॉर द गवर्नमेंट टू शिफ्ट टू एलपीजी पॉलिसीज। थैंक्स टू दीज पॉलिसीज फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री हैव नाउ रीच्ड अ कंफर्टेबल लेवल। अब हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो लेवल है उसका जो हमारे पास कलेक्शन है आरबीआई के पास वो एक कंफर्टेबल लेवल पर पहुंच गया।
good amount of foreign reserve enhance economic confidence of the global investor in the Indian market. Now the global investor are ready to invest in India due to the good foreign exchange reserve. जब आपके पास एक अच्छा foreign exchange reserve होता है तो कई foreign जो कंपनीज हैं वो आपके कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा उनमें कॉन्फिडेंस होता है, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट. नंबर 7 जो अपने पास पॉइंट आता है, फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जो प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसका फ्लो हमारे तरफ तेजी से बढ़ा है. प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज टेकन क्वांटम जंप आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ एलपीजी पॉलिसी. जब हमने एलपीजी पॉलिसी को अडॉप्ट किया उसके बाद हमारा प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है क्वांटम जंप, बहुत ज़्यादा जंप इसने किया है. दिस हैज़ बीन अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ टू द गवर्नमेंट इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स. गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा रिलीफ का साइन था. कैसे था? 2 पॉइंट यहाँ आएंगे. डोमेस्टिक इकोनॉमी वॉज नॉट जनरेटिंग इनफ ऑफ सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट. क्योंकि एक तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी थी, डोमेस्टिक जो कंपनीज थी, ये इनफ इनके पास इतनी इनकम जनरेशन नहीं था कि उसका री इन्वेस्टमेंट किया जा सके. सेकेंड, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी वॉज गेटिंग एब्सोल्यूट. हमारी जो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी थी वो भी कहीं ना कहीं अप्रोप्राइट नहीं थी. तो थैंक्स टू एलपीजी पॉलिसी या इनने दोनों काम किए. एक तो ग्लोबल इन्वेस्टर को हमारे इकोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट किया, वो इन्वेस्ट करने लगे, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने लगा. और दूसरा उनके साथ जो टेक्नोलॉजी थी लेटेस्ट वो भी इंडिया में आने लगी. इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज often accompanied with innovative technology, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है हमारे कंट्री में या किसी भी कंट्री में तो उसके साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी फॉरेन इन्वेस्टर लेके आते हैं. यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं. हियर आई एम रिमेम्बरिंग अ गुड एग्जांपल कि इन माय चाइल्डहुड व्हेन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल वॉज 30 to 40 पर लीटर जो था, बट उस टाइम जो इंजन थे बाइक के, कार के, उनका एवरेज भी कम था. बट जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया तो उनके साथ हमारे पास नई जो टेक्निक्स थी, टेक्नोलॉजी आई, वहाँ हमारे बाइक और कार के इंजन्स का जो एवरेज था वो भी अब 80 to 90 जो बाइक का इंजन एवरेज देने लगा है. कार में भी ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इसके एवरेजेस में. हालांकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े. सो जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी आती है, इन्वेस्ट करती है, तो अपने साथ नई टेक्नोलॉजी भी इन्वेस्ट करती है. It is not the mere investment of money, it is also called the investment of technology. Now come to the box FDI and FII. FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पहले मैं आपको FII सेकेंड पॉइंट पढ़ाता हूँ क्योंकि जो इनिशिएटिव जो था इकोनॉमिक रिफॉर्म का, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे FII गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि अगर कोई फॉरेन कंपनी हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहती है देन दे कैन नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली. वो अपना डायरेक्टली प्लांट सेटअप नहीं कर सकते थे. दे कैन इन्वेस्ट इन आवर डोमेस्टिक कंपनीज. वो डोमेस्टिक कंपनी के साथ कोलेबरेट करके वहाँ इन्वेस्ट कर सकते थे. तो उस टाइम कई सारी कंपनी आई जैसे हीरो होंडा, ये आपस में कोलेबरेशन हुआ. यामा के साथ एस्कॉर्ट यामा जुड़ा, या हमारी जो महिंद्रा थी उसके साथ फोर्ड मोटर कंपनी का कोलेबरेशन हुआ. TVS Suzuki is another example. तो FII refer to the investment in Indian company by the way of purchasing their equity और शेयर. तो यहाँ उस कंपनी के, किसी लोकल कंपनी के शेयर खरीद के फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर सकती थी. बाय द फॉरेन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में इट डज नॉट involve any kind of direct control on the management of the Indian companies. मतलब फॉरेन कंपनी का डायरेक्ट मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये वो डायरेक्ट मैनेजमेंट नहीं कर सकती थी. दे कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड शेयर. तो ये कोलेब्रेशन आफ्टर 1991 हुए. Control of the management of Indian companies where investment is made. FII undertake FDI. It's simply an investment in the stock market in Indian by the foreign banking and non banking institution. तो जब FII को अलाउ किया गया तो कई फॉरेन बैंकिंग सिस्टम जो थे उन्होंने अपना पैसा इंडियन कंपनी के शेयर खरीदने में लगा दिया. तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट था. बट बाद में जाके जब FDI अलाउ हुआ तो FDI अलाउ हुआ इंडिया में, तो अब क्या कर सकते हैं, फॉरेन कंपनी कैन
इस्टेब्लिश देयर ऑन प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडिया, और ऐसा स्टार्ट भी हो गया है। रिटेल में भी एफडीआई को अलाउ किया गया है, तो इसमें बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, डी मार्ट जैसे जो हैं, या रिलायंस मार्केट जैसे, ये रिटेल तक आ चुके हैं। डोर टू डोर आपको जो ग्रोसरी वगैरह अदर आइटम है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, डोर टू डोर ये आपको सप्लाई करना है। तो क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट की परमिशन है। तो अब इसमें एफडीआई को देख लेते हैं। जो अपना फर्स्ट पॉइंट था, मैंने कहा इसको बाद में पढ़ाएंगे। एफडीआई रेफर टू इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेनर्स बाय द वे ऑफ देयर बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। तो ये जो 2010-11 के बाद एफडीआई, इसमें कुछ विवाद भी हुआ था रिटेल सेक्टर में एफडीआई को अलाउ करने के लिए, ये भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है। तो अब फॉरेन जो कंपनीज हैं वो अपना प्रोडक्शन जो है हाउस या बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट हमारे कंट्री में तैयार कर सकती हैं। इट इम्प्लाइज ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो इसके एग्जांपल में अपने पास कोक आता है, पेप्सी, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, ये सब इस्टेब्लिश हुए अंडर एफडीआई। तो इनका खुद का एक सिस्टम है, चेन सीरीज है, ये अपना प्रोडक्शन खुद करते हैं। यहाँ इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं और इस्टेब्लिश किया है, बट दे आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू आवर इंडियन, जो हमारे इंडियन है उनको यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। दैट इज़ वाई आवर गवर्नमेंट इज गिविंग परमिशन टू देम, क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाना है। Now come to the point 8, recognition of India as a emerging economic power। तो एलपीजी पॉलिसी ने इंडियन इकोनॉमी को एक इमर्जिंग पावर का वर्ल्ड स्टेज पे रिकॉग्नाइजेशन भी दिया है। इट इज़ ओइंग टू एलपीजी पॉलिसी एंड द कॉन्सिक्वेंट राइज इन ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलपीजी पॉलिसी, कॉन्सिक्वेंटली ओवरऑल जो राइज हुआ है हमारे प्रोडक्शन में, जीडीपी ग्रोथ में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, दैट इंडिया इज नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड स्टेज पे इंडियन इकोनॉमी को इमर्जिंग पावर के रूप में देखा जाता है। दिस रिकॉग्नाइजेशन पर्टिकुलरली बाय डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड not only rises Indian economic ranking in the world, but also boost confidence of the global investor in the Indian economy। तो इससे इंडियन जो रैंकिंग था, इकोनॉमिक रैंकिंग ही नहीं सुधरा है, बल्कि जो वर्ल्ड के जो टॉप इन्वेस्टर थे उनका ध्यान भी इंडियन इकोनॉमी की तरफ गया है। नाउ दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन अवर इकोनॉमी। तो इंडिया एक अच्छा प्रीफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बनने लगा है। पॉइंट नंबर 9, अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब बिफोर द इनिशिएटिव ऑफ द एलपीजी पॉलिसी हमारे पास काफ़ी कम कंपनीज थी। सो दे हैव देयर मोनोपोली कंट्रोल, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था और फ्यू प्राइवेट इन्वेस्टर थे, तो उनका एक मोनोपोली कंट्रोल था। देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन। तो वहाँ कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिशन का फ़ायदा कस्टमर को मिलता है वो भी नहीं मिल पाता था। So again, thanks to LPG policy, launch of LPG policy has caused a significant shift in the structure of the Indian market। एलपीजी पॉलिसी ने पूरे इंडिया के मार्केट का स्ट्रक्चर बदल दिया। नाउ देयर इज अ टफ कंपटीशन बिटवीन कंपनीज। तो डेली आप देखते होंगे कोई कंपनीज कस्टमर को क्या ऑफर दे रहा है। दिवाली ओकेजन पे नाउ वी आर गेटिंग अ डिफरेंट ऑफर बाय अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलग अलग जो भी मार्ट है अपने पास। Why? Because there is a tough competition between all these companies। Indian market are now increasingly shedding its monopoly characteristics and becoming more and more competitive in nature। तो धीरे धीरे एलपीजी पॉलिसी से क्या हुआ, मोनोपोली जो कंट्रोल था वो खत्म होने लगा और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फॉर्म आने लगा। तो मोनोपोली मार्केट किस में बदलने लगा, मोनोप्लास्टिक फॉर्म ऑफ मार्केट में। तो जो मोनोपोली से मोनोप्लास्टिक जो फॉर्म था वो मार्केट चेंज होने लगा। फॉर इंस्टेंस, अ कपल ऑफ डिकेड्स बैक, प्रोड्यूसर लाइक कार्स, रेफ्रिजरेटर, एसी एंड पीसी वेयर द मोनोपोली मार्केट ऑफ सेलेक्टेड ब्रांड ओनली। अब पहले क्या था, अगर आपको फ्रिज, एसी चाहिए, पीसी, कंप्यूटर चाहिए, तो वहाँ कुछ कंपनीज का मोनोपोली था, तो उनकी प्राइस भी हाई हुआ करती थी। बट आफ्टर एलपीजी पॉलिसी आपके पास क्या था, डिफरेंट कंपनीज जो थी प्रोडक्शन एरियाज में आने लगी और जो टफ कंपटीशन हुआ उसी कारण आज आपको वही जो
लग्जरी गुड्स मान लें, आप एसी ले लें, रेफ्रिजरेटर ले लें, कंप्यूटर ले लें, एलईडी टीवी, अदर टीवी जो भी हैं आपके पास, मोबाइल फ़ोन, यहाँ प्राइस सडनली डाउन हुआ ड्यू टू देयर टफ कंपटीशन बिटवीन ऑल द कंपनीज. नाउ अ वेराइटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं. Briefly, owing to LPG policy, the Indian economy has definitely gained a growth momentum. तो ये इन मेरिट से ये प्रूव होता है कि आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलपीजी पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी में जो ग्रोथ मोमेंटम था वो मिला. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ हैज़ नॉट ओनली एक्सीलरेट बट हैज़ ऑल्सो बिकम मोर डाइवर्सिफाइड. सिर्फ आपको ग्रोथ पे ही एक्सीलरेट नहीं हुए, आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा मिला कि तेजी से प्रोडक्शन तो हुआ पर डाइवर्स जो इंडस्ट्रीज थी और डाइवर्स जियोफाइड था प्रोडक्शन एरिया वो जनरेट होने लगा. देयर इज अ डेफिनेट चेंज इन द वेलफेयर लेवल ऑफ द पीपल. लोगों के वेलफेयर लेवल में चेंज आया. रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी पावर इन द वर्ल्ड इज ऑफ क्रूशियल सिग्निफिकेंस. Now come to the demerit of LPG policies. अब देखो the coin has two sides. If we have some merit of LPG policy and there are some demerits also. Let's study about demerits. ये demerits को पढ़ना भी जरूरी है. All the glitter is not gold. It is a well said. It is a proverb कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती. There is a negative side of the story as well. Following observation highlight demerits of negative impact of LPG. So first point, neglect of agriculture. Yes, sure. जो LPG पॉलिसी है यहाँ कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को इसमें नेग्लेक्ट किया गया क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट द इंडस्ट्री सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर था. जो फॉरेन कंपनीज आई उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर में कभी इन्वेस्ट नहीं किया. जो एलपीजी पॉलिसी के गेन थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर ये प्राइमरी सेक्टर में बहुत कम देखने को मिले. पोस्ट न्यू इकोनॉमिक policy NEP of 1991 growth of GDP has largely been driven by the secondary and tertiary sector of the economy. क्योंकि LPG पॉलिसी के जो ज़्यादातर असर थे वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को देखने को मिले. एग्रीकल्चर सेक्टर हैज सफर्ड अ सीरियस नेग्लेक्ट इन इट्स ग्रोथ रेट एंड स्लाइडली स्लिप्ड टू द मिजरेबल लो लेवल. और एग्रीकल्चर सेक्टर 2 से 3% तक अपने मिजरेबल लेवल तक ये चला गया पर एनम. दिस हैज लेड टू द बेंडिंग गल्फ बिटवीन द रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी. और इसी के कारण जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो एक फर्क आया बड़ा गैप वो क्रिएट हुआ है ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी इम्प्लाइंग द स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी. और एक ये जो पॉवर्टी का एक बड़ा रीजन भी इसको माना जा सकता है, मतलब रूरल पॉवर्टी आप इसको कह सकते हैं. क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर आप पॉवर्टी का पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हमको ये डायग्नोसिंग करना पड़ेगा बिटवीन डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन. जो पॉवर्टी है ये बिल्कुल डिफरेंट जो क्राइटेरिया होगा पॉवर्टी का. In fact, slow growth of agriculture sector must ultimately hinder the process of growth of the industrial sector as well. तो इसने कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ को कहीं ना कहीं हिंडर छुपाया है. दिस इज बिकॉज ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इसके 3 पॉइंट यहाँ पे हैं. फर्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर. क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर रॉ मटेरियल का एक बड़ा सोर्स होता है अपने पास इंडस्ट्रीज के लिए. सेकंड आता है एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर एक लेबर सप्लाई का सोर्स होता है इंडस्ट्री सेक्टर के लिए. थर्ड आता है एग्रीकल्चर सेक्टर इज एन सिग्निफिकेंट रोल ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक ट्रैक्टर थ्रेशर. और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर ये आपके सपोर्टिंग रोल होता है क्योंकि ये बड़ी जो मशीनरी है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर उसके लिए डिमांड भी क्रिएट करता है. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन खराब होगी तो अगर आप ट्रैक्टर थ्रेशर या मोर फर्टिलाइजर या जो HYV सीड्स है इनकी डिमांड यहाँ कहीं ना कहीं कम होगी. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं ना कहीं पॉवर्टी देखने को मिलती है तो फार्मर क्या है फिर वो ट्रेडिशनल मेथड की तरफ वापस चला जाता है ऑफ फार्मिंग के. तो दीज आर द 3 पॉइंट्स जो हमें यहाँ डीमेरिट्स को बताते हैं एलपीजी पॉलिसी के. सेकंड इसमें पॉइंट आएगा अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस.
ये चीज़ भी देखने को मिली है कि आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एलपीजी पॉलिसी जो ग्रोथ का जो कंसंट्रेशन हुआ वो अर्बन सेंटर, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा देखा गया। एलपीजी पॉलिसी हैव रिजल्टेड इन द concentration of growth process in urban area. Think of any MNC, you will hardly find it trace in the rural areas of the country. अगर आप किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बारे में देखें, उनके प्रोडक्शन हाउस के जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए देखें, तो वो शहरों में था। आज भी अगर आप ऑनलाइन या मैकडोनल्ड्स के कोई भी देखते हैं प्रोडक्शन यूनिट, तो शहरों में मिलेंगे। गांव में आज भी इन चीज़ों की कमी है। ऑनलाइन जो शॉपिंग है गांव में, वो भी उसकी रीच नहीं होती है, डिलीवरी एरिया शो नहीं होता है। All MNCs are focused only on urban areas where they find conductive infrastructure facilities, जहाँ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिलती हैं तो वहाँ वो ऑपरेट करना चाहेंगी। दिस हैज़ फर्दर वाइडन द रूरल अर्बन गल्फ, और इस कारण भी ग्रामीण और क्षेत्रीय शहरों में जो एक गल्फ, एक जो खाई बनी है, उसके लिए कहीं ना कहीं एलपीजी पॉलिसी फिर जिम्मेदार होती है। रूरल अर्बन गल्फ implies economic dualism which depends the social dualism as well। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में इतना बड़ा गैप बनने लगा ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन तो शहरों तक सीमित है, तो यहाँ सोशल जो ड्यूलिज्म है वो भी देखने को मिली कि जो सोशल क्राइटेरिया है शहरों में तो कस्टमर के वेलफेयर के लिए आप ध्यान रखते हो, बट अर्बन जो एरिया यहाँ तक तो सही है, रूरल एरियाज में इनकी बिल्कुल कमी है। जो इकोनॉमिक एंड सोशल ड्यूलिज्म आर ऑलवेज अ बिग थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा खतरा बन के आता है। ड्यूलिज्म मतलब दोहरी जो मानसिकता है अपने लिए। Now come to the box economic and social dualism। तो इकोनॉमिक ड्यूलिज्म का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी इनटू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सेक्टर। अब गांव का जो सेक्टर है वहाँ की इकोनॉमी तो ट्रेडिशनली चल रही है, शहरों में मॉडर्न इकोनॉमी हो गया, तो ये ड्यूलिज्म हो गया इकोनॉमिक। मतलब दो क्राइटेरिया तैयार किए, गल्फ बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाइल द ट्रेडिशनल सेक्टर रिलाइज अपॉन द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। गांव में आज भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है। द मॉडर्न सेक्टर इज ड्राइवन बाय द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और शहरों में जो मॉडर्न सेक्टर है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ड्राइव हो रहा है। सोशल ड्यूलिज्म का मतलब इट रेफर टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी इनटू हैव्स एंजॉय हाई सोसाइटी एंड हैव्स नॉट, मतलब गरीबी और अमीरी। तो इससे क्या जनरेट हुआ कि आज गांव खाली हो रहे हैं। गांव में अगर कोई लड़का बच्चे पढ़ते हैं तो उनका सपना क्या होता है? शहरों की तरफ दौड़ना। जब वो दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर जैसे बड़े शहरों में पहुंचने लगते हैं गांव से निकल के, देन दे आर ड्रीम सिटी फॉर देम। वो शहरों की चकाचौंध से क्या हो जाते हैं, उनको मैजिकल लगने लगता है और वो हमेशा के लिए बड़े शहरों में बसने लगता है। तो ये जो क्रिएशन हुआ है गांव और शहरों के बीच में, रीज़न एलपीजी, क्योंकि बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आए तो उन्होंने शहरों को तो बिल्कुल ऐसा बना दिया कि लग्जरी, जो ड्रीम सिटी हो जाते हैं। सो इट इज़ सोशल ड्यूलिज्म। एवरीबडी वांट टू मूव टुवर्ड द अर्बन एरियाज। अब ये जो हमने पास कुछ कंपनीज अपने पास निकल के आती हैं जिन्होंने अर्बनाइजेशन में किया है, टाटा, महिंद्रा टेक, महिंद्रा ट्री, इन्फोसिस और सेल, ये सारी जो आपको पिक्चर में दिखाई गई हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एमएनसी आईटी कंपनीज इन अर्बन एरियाज डिपेंड्स द रूरल अर्बन गर्व। तो ये कंपनियां वहाँ कहीं ना कहीं इसमें हेल्पफुल रही हैं। नंबर थर्ड जो डिमेरिट आता है इकोनॉमिक कोलोनिज्म। इकोनॉमिक कोलोनिज्म हुआ एक तरीके का, एक तो ब्रिटिश कोलोनिज्म था, अब इकोनॉमिक कोलोनिज्म हो गया। मतलब अगर बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं तो उन्होंने अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। इंडिया सफर्ड नियरली 200 ईयर ऑफ पॉलिटिकल कोलोनिज्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। 200 साल तक तो हमने ब्रिटिश कोलोनिज्म को सहा। नाउ वाइल एमएनसीज आर एक्सपेंडिंग देयर इकोनॉमिकल कंट्रोल, वी माइट सफर अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक कोलोनिज्म। तो अब हम इकोनॉमिक कोलोनिज्म को कहीं ना कहीं फेस करने लगे, क्योंकि जिसके पास पैसा है वही एंजॉय कर सकता है। सो देयर इज अ रेस
in which we are running to earn the money. अगर आप ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाएंगे then you can enjoy all the facilities in the big cities. Implying a situation where MNCs are exploiting the Indian market to sell their product, and in the process domestic producers are मार्जिनलाइज ओइंग टू देयर पुअर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. और जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ मार्जिनलाइज है क्योंकि दे डोंट हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट इन द बिग प्लांट्स. तो वो कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं. तो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये लॉस रहा है. सो इट इज़ अनदर डिमेरिट ऑफ दिस पॉलिसी. नंबर 4, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म. तो उपभोक्तावाद का जमाना है, कंज्यूमरिज्म. तो आजकल हम कंज्यूमरिज्म के जमाने में जी रहे हैं. इट इज ऑल अबाउट कंज्यूमर. कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी अननेसेसरी डिमांड बाय एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर दी जाती है. सोशल स्टेटस बन गए. स्प्रेड ऑफ एमएनसी इन द कंट्री एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एलपीजी policies has resulted in the large scale spread of consumerism. तो यहाँ लार्ज स्केल कंज्यूमरिज्म हुआ है. अ वेराइटी ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स इन द मार्केट हैज इंड्यूस्ड द मास टू बिकम स्पेयर ड्रिफ्ट गोइंग बियॉन्ड देयर मीन्स. तो वेराइटी ऑफ ग्लोबल जो ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट्स मार्केट में हमको मिलते हैं. इंड्यूस द मासेस टू द बिकम स्पेंड ड्रिफ्ट. तो कहीं ना कहीं वो हमारे आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं. आजकल मार्केट में इतने महंगे प्रोडक्ट भी आते हैं. शूज़ हैं, आपको ऐसा नहीं है शूज़ आपको अपने अफोर्डेबल भी मिलेंगे, बट कुछ जो ब्रांडेड कंपनीज हैं वो हाई लेवल तक लेके गई हैं. मोबाइल फ़ोन है 8 से 10 हज़ार रुपये तक लेते हैं तो लाखों रुपए तक आ जाते हैं. आईफोन की बात अलग है, उसकी प्राइस अलग है. सोशल स्टेटस का सैंपल बने हुए. दिस मे एक्सपेंड साइज ऑफ मार्केट फॉर द ट्रेडर्स एंड द मैन्युफैक्चर. अब इन सब चीज़ों ने हमारे सोसाइटी में क्या है, मार्केट का साइज बड़ा किया है. यह एक लाइन थी, द इंडियन सोसाइटी इज अडेप्टिंग इटसेल्फ टू द वेस्टर्न कल्चर. अब इंडियन सोसाइटी में वेस्टर्न कल्चर को हमने अडेप्ट कर लिया है. स्पेंडिंग थ्रू बोरिंग मतलब इतने पैसे की आवश्यकता है कि आज हम उधार लेके खर्च करने लगे ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर. दिस में एक्सपेंड द साइज ऑफ मार्केट फॉर द ट्रेडर्स के लिए मार्केट का साइज बढ़ा हुआ है, मैन्युफैक्चर के लिए. बट सर्टेनली एनहांस वुलरेबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड एज अ कंज्यूमर. तो हाउस होल्ड जो हमारा कंज्यूमर है वो एक तरीके से वुलरेबल हो गया. कई सुख सुविधा ऐसी हैं जिसको वो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, बट वी वॉन्ट इट ऑफ एनी कॉस्ट. दैट नाउ वी आर बोरोइंग. हम उधार ले रहे हैं, लोन लेके इन सुविधाओं को इस्तेमाल करने लगे. नंबर 5, लूप साइड ग्रोथ प्रोसेस. Loop side growth process. LPG has accelerated the growth process of the Indian economy, but it is loop side. ये loop side growth था. कैसे? It is not a inclusive growth process. It does not include all the sector of the economy. Instead, it is increasingly reliant on the service sector of the economy. Mostly जो हमने पास मॉडर्नाइजेशन है, LPG पॉलिसी हुई है, आई है, ये हमारे पास सर्विस सेक्टर, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर तक कहीं लिमिटेड रही है. प्राइमरी सेक्टर को इन्होंने मोस्टली अवॉइड किया. सो इट इज़ अ लूप साइड ग्रोथ. In fact, it is just an IT focused growth process which is gradually overshadowing the process of industrialization. और कहीं ना कहीं इन्होंने टर्सरी सेक्टर पे इतना ये डिपेंड रही कि हमारी इंडस्ट्री सेक्टर को भी इन्होंने अवॉइड किया है और प्राइमरी को तो किया ही है. बिसाइड नेग्लेक्टिंग द फार्मिंग सेक्टर. तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और फार्मिंग सेक्टर दोनों नेग्लेक्ट हुए और सिर्फ जो सर्विस सेक्टर जिसको आप टर्सरी सेक्टर करते हो यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा दिखा. It is alarming to note that owing to liberalization and globalization, the Indian farmer is shifting to production of cash crop from foreign market. तो नाउ जो पहले फूड ग्रेन क्रॉप्स था, अब एग्रीकल्चर में भी कहीं ना कहीं आपके पास कमर्शलाइजेशन देखने को मिला है तेजी से. नाउ अवर फार्मर आर ग्रोइंग कैश क्रॉप फॉर द फॉरेन मार्केट, कॉजिंग अ शॉर्टफॉल ऑफ डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन. जिससे क्या हुआ, डोमेस्टिक मार्केट में फूड ग्रेन की सप्लाई जो है वो शॉर्ट हो गई है, क्योंकि जब ज़्यादातर फार्मर कैश क्रॉप्स को उगाएंगे तो फूड ग्रेन की सप्लाई कम होगी. Alas, we are often
फोर्स टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन डिस्पाइट ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यह अलास एक दुख की बात है तो कि हमें फूड ग्रेन अब भी इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो तो आपके पास कमर्शलाइजेशन फॉर्म में पहुंच गए, उनको भी प्रॉफिट कमाना है ज़्यादा ज़्यादा। राइजिंग प्राइस ऑफ द फूड प्रोडक्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ 2009 शुड सर्व एज द वेक अप कॉल to the fact that LPG policy are almost neglecting the farming sector of economy। तो ये एक अलार्मिंग फैक्ट है कि एलपीजी पॉलिसी से फार्मिंग सेक्टर काफ़ी नेग्लेक्ट हुआ है। सो इट इज़ अनदर डिमेरिट। नंबर 6, कल्चरल इरोजन। कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर हम पे हावी हुआ है, वेदर इट इज़ कपड़ों का मामला हो या हमारी फूड हैबिट है, वेस्टर्न जो फास्ट फूड इज बिकमिंग अ एसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जो फास्ट फूड पहले हम नहीं खाते थे आज एसेंशियल्स हो चुके हैं हमारी लाइफ में। Globalization has also led to culture erosion in the Indian society. Following are some significant observation in this context. कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी has taken a lead over all other parameter of our life। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब आज आपको जीवन में अच्छा जीने के लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस होना पड़ेगा, खूब सारा पैसा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। सेकंड पॉइंट आता है, एवरीबडी वांट टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड वेल ऑफ रिगार्डलेस ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द फैमिली और सोसाइटी। अब हर कोई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, उसे फ्रीडम चाहिए इकोनॉमिकली। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम था वो भी इससे कहीं ना कहीं टूटा है, जो कि इंडिया का एक बड़ा कल्चर रहा था, जॉइंट फैमिली। थर्ड पॉइंट आता है, लॉयल्टी टूवर्ड द फैमिली एंड द लॉयल्टी टूवर्ड द सोसाइटी विच यूज टू बी द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इंडियन सोशल कल्चर। ये इंडियन सोशल कल्चर का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा था, आर बीइंग डिस्कार्डेड एज यूजलेस वर्च्यू ऑफ इन द वेक ऑफ मेटरलिज्म। तो मेटरलिज्म में कहीं ना कहीं हमारे सोशल जो पैटर्न था उसको धक्का लगा है ड्यू टू दिस कंज्यूमरिज्म, ड्यू टू दिस एलपीजी पॉलिसी। So these are the demerits. Now come to the which way to go। तो अगर demerits LPG में भी थी, इनवर्ड लुकिंग में भी थी, तो what is the decent way? हम किस रास्ते चलें? Should we or should we not सब्सक्राइब द एलपीजी पॉलिसी? अब आगे इसको कंटिन्यू रखें ना रखें, इट इज डिबेटेबल इशू, बट अवॉइडिंग द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एलपीजी। अगर आप इसकी कमियों को, मेरिट डिमेरिट्स को अवॉइड करते हैं, द +2 ग्रेडर्स कैन डेफिनेटली मेक वन कंसर्न। अब ऑब्जर्वेशन जो आपके कंसर्न, जो कॉन्क्रीट ऑब्जर्वेशन है वो क्या कि एलपीजी पॉलिसी से इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी फायदा हुआ है। दैट एलपीजी पॉलिसी आर द ओनली वे आउट टू एक्सीलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ। काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, जीडीपी ग्रोथ बहुत शार्पली बढ़ा है। तो आपको जो एज अ +2 ग्रेड के स्टूडेंट हैं उनको एक कॉन्क्रीट जो एविडेंस मिलता है वो एलपीजी पॉलिसी की मेरिट्स के बारे में मिलता है। Indeed, the appraisal of the LPG policy was the great extent of the matter of economic compulsion rather than the matter of choice of political and country। मतलब हमारे पॉलिटिकल लीडर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं नहीं करते हैं, बट ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के लिए इसका बेनिफिट हुआ। However, a compulsion should never mean an abject surrender। कंपल्शन का मतलब ये नहीं हमने बिल्कुल यहाँ सरेंडर कर दिया है। इट इज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड दैट एलपीजी पॉलिसी आर प्रिस्यूटेड विद ग्रेजुएट प्रिकॉशंस नोटेबल। मतलब एलपीजी पॉलिसी को आप कंटिन्यू रखें, बस कुछ प्रिकॉशन, इन बातों का ध्यान रखें। वो पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट, वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट सरेंडर टू बिग प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। कि हमें बिल्कुल जो बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल प्लेयर है, जो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स हैं, वहाँ बिल्कुल हमें सरेंडर नहीं कर देना है। सेकंड, वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। कि हमें डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को भी बचाना है। ऐसा नहीं है कि हमें जो ग्लोबलाइजेशन चाहिए, प्राइवेटाइजेशन चाहिए,
ये किसी भी कॉस्ट पे चाहिए, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोड्यूसर को हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वाइल अलाउइंग अ फ्री एसेस टू द फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडियन मार्केट। जब हम फॉरेन इन्वेस्टर को फ्री एसेस देते हैं हमारी इकोनॉमी में, तब इस पॉइंट को ध्यान रखना है। थर्ड वन, वी मस्ट सी टू इट दैट वी डू नॉट बिकम इकोनॉमिकली सब सर्वेंट टू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, कि हम सिर्फ और सिर्फ उनको सर्व करने के लिए न रह जाएं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को। ये भी हमें ध्यान रखना है, ये ध्यान में रखना है। एक्चुअली दे आर डूइंग देयर बिजनेस, हमें उनको एक लिमिटेड छूट तक देना चाहिए। वी मस्ट बी इन, नेक्स्ट पॉइंट है, वी मस्ट बी इन अ पोजिशन टू चैनलाइज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी चैनलाइज करना पड़ेगा मोर इनटू एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन रिटेल। भी हमें रिटेल में जब हम इसको अलाउ करने जाते हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर हमारे रिटेलर जो छोटे शॉपकीपर हैं, इन्वेस्टर हैं, उन पे पड़ता है। ट्रेडिंग और फास्ट फूड जंक्शंस लाइक KFC एंड डोमिनोज, जैसे KFC हो गया, IFC भी इसमें नाम होता है, डोमिनोज, ये बिल्कुल छोटे कस्टमर तक पहुंचते हैं, तो इनको अलाउ करें नहीं करें, कुछ रिस्ट्रिक्शन बैरियर्स या हम लगा सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ आप अपने कुछ नोट्स हैं पावर पॉइंट्स में, स्क्रीन को पॉज करके आप कलेक्ट कर सकते हैं। That's all. Hope you are enjoying with me online studies. Now we will see in next video. Thanks again. Thanks a lot. Kindly subscribe my YouTube channel. I really need your support.